नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एचएससी, सीआरपीएफ, व्यापम, ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद्यार्थी ले। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले और इसके अलावा मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट कर दीजिए ताकि एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन को यहाँ पे हम कैरिड आउट करा सके। फटाफट से कनेक्ट जरूर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों को, तो सभी लोग जो है इसका फायदा उठा सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिनको कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। "18-month-old is being discharged following hypospadias repair. Which instructions should be included in the nurse's discharge teaching?" बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। 18 महीने है उम्र, है ना, एज क्या है, 18 मंथ है, और 18 महीने की उम्र पे बच्चा जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है हाइपोस्पेडियस रिपेयर को लेके। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करेंगे आप डिस्चार्ज टीचिंग के अंदर। इजी क्वेश्चन है, 18 महीना उम्र है, आप डिस्चार्ज कर रहे हो हाइपोस्पेडियस रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू में। कौन सा डिस्चार्ज टीचिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको देंगे। फर्स्ट है, द चाइल्ड शुड नॉट प्ले ऑन हिज रॉकिंग हॉर्स। सेकंड है, अप्लाइंग वार्म कंप्रेसेस टू डिक्रीज पेन। थर्ड है, डाइपरिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर 1 to 2 वीक्स। और लास्ट है, द चाइल्ड विल नीड ए स्पेशल डाइट टू प्रमोट हीलिंग। विच इज द करेक्ट वन। चार ऑप्शन दिए हुए, डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हैं, हाइपोस्पेडियस रिपेयर किया, 18 महीना उम्र है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, क्या चीज अवॉइड करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट यह है कि हाइपोस्पेडियस जब रिपेयर किया है तो जो एरिया है, पेरिनियल एरिया, वहां पे किसी तरह की इंजुरी नहीं होना चाहिए, वहां पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं लगना चाहिए। तो हाइपोस्पेडियस रिपेयर के बाद में हम बच्चे को और उसके पेरेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि चाइल्ड जो है वो प्ले ना करें रॉकिंग हॉर्स के ऊपर। रॉकिंग हॉर्स के ऊपर चाइल्ड जो है उसको प्ले नहीं करना है, इस चीज को उसको अवॉइड करना है। स्ट्रेडल टॉयज ये कहलाते हैं, इनको अवॉइड करना है। रॉकिंग हॉर्स के अलावा उस बच्चे को स्विमिंग और जो रफ प्ले होते हैं नॉर्मली, है ना, जिसमें लगने का खतरा होता है, चोट लगने की चांस होते हैं, उस तरह की चीजें जो है उसको अवॉइड करनी होती है। तो ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शन है कि उसको ये चीजें अवॉइड करनी है। बी, सी और डी जो है हाइपोस्पेडियस रिपेयर के बाद में इनका कोई संबंध नहीं है इससे। वार्म कंप्रेशन, डाइपरिंग अवॉइडेड और स्पेशल डाइट फॉर प्रमोटिंग हीलिंग का संबंध हाइपोस्पेडियस रिपेयर से नहीं है। तो ये तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका संबंध इस रिपेयर से है और रिपेयर होने के बाद में पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करना होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, एन ऑब्स्टेट्रिकल क्लाइंट कॉल द क्लिनिक विद कंप्लेन ऑफ मॉर्निंग सिकनेस, है ना। द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो ऑब्स्टेट्रिक क्लाइंट है उसने क्लिनिक पे कॉल किया और कंप्लेन कर रही है वो मॉर्निंग सिकनेस का, है ना। वो लेडी जो प्रेग्नेंट है, क्लिनिक पे कॉल किया, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है उसको। नर्स शुड टेल द क्लाइंट, क्या चीज समझाएंगे आप क्लाइंट को, क्या चीज उसको समझाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है, कीप क्रैकर एट द बेड साइड फॉर ईटिंग बिफोर द एराइजेज। उठने से पहले बेड साइड के ऊपर खाने के लिए क्रैकर्स होने चाहिए। सेकेंड है, ड्रिंक ए ग्लास ऑफ होल मिल्क बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट। रात को सोते जाने समय से पहले होल मिल्क का एक ग्लास जो है उसको ड्रिंक करें। थर्ड है, स्किप ब्रेकफास्ट बट ईट ए लार्ज लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट को स्किप करे लेकिन डिनर और लंच लार्ज होना चाहिए। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस आफ्टर एडिंग ए कपल ऑफ टीस्पून ऑफ शुगर, है ना, कपल ऑफ टीस्पून शुगर ऐड करके ऑरेंज जूस का ग्लास जो है वो ड्रिंक करे। चार ऑप्शन लिखे हुए, विच इज द करेक्ट वन, कौन सा करेक्ट है, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मॉर्निंग सिकनेस, क्या चीज आप उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे एज ए नर्स। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग सिकनेस या नोजिया जो रहता है उसका सबसे अच्छा इलाज होता है, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर बताया था कि उसका सबसे अच्छा इलाज होता है कार्बोनिक बेवरेजेस, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, है ना। आप अगर कार्बोहाइड्रेट के सोर्स लेते हो, कार्बोहाइड्रेट बेवरेजेस लेते हो, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लेते हो,
तो मॉर्निंग सिकनेस जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि मरीज को कहेंगे कि क्रैकर्स बेड साइड रखें ईटिंग के लिए, जगते ही उसको खा ले, है ना। जब पेशेंट सुबह मॉर्निंग में अराइज हो रहा है तो उस समय उसको क्रैकर्स ईट कर देने चाहिए। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो है वो नोजिया को मिनिमाइज करते हैं और जिससे मरीज का सिकनेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बी इनकरेक्ट है क्योंकि एडिशनल फैट जो है वो मरीज का नोजिया इंक्रीज करेगी। होल मिल्क में एडिशनल फैट होती है और ये नोजिया को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसलिए ये सही जवाब नहीं बन सकता। सी इनकरेक्ट है क्योंकि क्लाइंट जो है उसको मील कभी भी स्किप नहीं करना होता, इससे नोजिया ज्यादा होता है। और डी आंसर भी इनकरेक्ट है क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसके अंदर ये चीज काम में लेते हैं, नोजिया के ट्रीटमेंट में ये नहीं होता है। बी सी और डी तीनों खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A patient has taken the blood pressure of a nurse has taken the blood pressure of a client hospitalized with methicillin resistant staphylococcal aureus। जो इन्फेक्शन हुआ है क्लाइंट को MRSA और ब्लड प्रेशर आप उसका चेक करने जा रहे हो, MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलो, नॉट स्टेप्टो, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। कौन सा एक्शन इंडिकेट करता है कि अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है नर्स की MRSA के लिए, है ना, क्या एक्शन वो लेगी, इसका मतलब वो समझ चुकी है कि MRSA क्या होता है और इसमें क्या करना होता है। फर्स्ट है द नर्स लीव द स्टेथोस्कोप इन द क्लाइंट्स रूम फॉर फ्यूचर यूज। स्टेथोस्कोप मरीज के रूम में ही छोड़ दिया फ्यूचर यूज के लिए। क्लीन कर रही है स्टेथोस्कोप विद अल्कोहल एंड रिटर्न इट टू द एग्जाम रूम। अल्कोहल से स्टेथोस्कोप को क्लीन कर रही है और उसको एग्जाम रूम में रिटर्न कर रही है। द नर्स यूजेस द स्टेथोस्कोप टू असेस द ब्लड प्रेशर ऑफ अदर असाइंड क्लाइंट। स्टेथोस्कोप को यूज कर रही है दूसरे क्लाइंट के ब्लड प्रेशर को असेस करने के लिए। और नर्स क्लीन द स्टेथोस्कोप विद वाटर, ड्राइड इट एंड रिटर्न इट टू द नर्सेज स्टेशन। उसको वाटर से क्लीन करके, ड्राई करके नर्सेज स्टेशन पे स्टेथोस्कोप को रिटर्न कर रही है। कौन सा एक्शन बताता है नर्स MRSA के बारे में समझ चुकी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे। स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप जो होता है वो जब आप यूज करते हैं MRSA के मरीज में तो उसको मरीज के रूम में ही छोड़ देना सबसे उचित आइडिया है, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट इंटरवेंशन है। यू हैव टू लीव द स्टेथोस्कोप इन द क्लाइंट्स रूम फॉर फ्यूचर यूज। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्यूचर यूज के लिए उस स्टेथोस्कोप को मरीज के क्लाइंट के रूम में ही छोड़ दो। क्लीन करके उसको रिटर्न नहीं करना है, स्टेथोस्कोप को दूसरे मरीज का ब्लड प्रेशर असेस नहीं करना है और वाटर से ड्राई करके नर्सिंग स्टेशन पे नहीं रखना है। तीनों एक जैसे इंटरवेंशन है ना। कई बार क्वेश्चन में 3 इंटरवेंशन एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है, तो आपको अलग इंटरवेंशन चूज करना है। तो बी, सी और डी तीनों खोटे हैं क्योंकि एक जैसे इंटरवेंशन है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि ये अलग इंटरवेंशन है और अलग इंटरवेंशन आंसर बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Physician has discussed the need for medication with the parents of an infant with congenital hypothyroidism। मरीज को congenital hypothyroidism हुआ है और मेडिकेशन की जरूरत है, उस नीड के लिए बारे में डिस्कशन चल रहा है। The nurse can reinforce the physician teaching by telling the parents, है ना, टीचिंग को reinforce करेगी ये बता के, क्या बता के? फर्स्ट है द मेडिकेशन विल बी नीडेड ओनली ड्यूरिंग टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ। Second है the medication will be needed throughout the child's lifetime. Third है the medication schedule can be arranged to allow for drug holiday. And last है the medication is given one time daily every other day. चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, फिजिशियन ने ऑर्डर किया मेडिकेशन कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिटिनिज्म के लिए, तो क्या टीचिंग जो है वो पेरेंट्स को रहेगी जो री इन्फोर्स करेगी इन चीजों को? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मतलब कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में दवाई शुरू कर दी आपने बच्चे को, दवाई के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हो, तो कौन सी चीज पे जोर देंगे आप? टीचिंग में कौन सी चीज पे जोर देंगे? पेरेंट्स को क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताएंगे कि दवाई जो है वो ग्रोथ के समय जरूरत पड़ेगी, जिंदगी भर जरूरत पड़ेगी, अरेंज करेंगे ड्रग हॉलीडे, एक कुछ बीच में छुट्टियां रखेंगे, और वन टाइम डेली एवरी अदर डे, मतलब इकांतरे देनी होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, अल्टरनेट डे देना है दवाई को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, बहुत अच्छे।
पता होना चाहिए। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, वंस पेशेंट इज हाइपोथायरॉयडिज्म इट्स फॉर लाइफ लॉन्ग। तो दवाई देनी है जब तक दवाई तब तक देनी है जब तक है जान। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब तक है जान, दैट इज थ्रू आउट लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मेडिकेशन देना है। नो हॉलीडे, नो संडे, नो अल्टरनेट डे, ये सब खोटे जवाब है ना। नो ड्यूरिंग रैपिड ग्रोथ, उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं रैपिड ग्रोथ के समय देंगे, कभी कह रहे हैं हॉलीडे को देंगे, कभी कह रहे हैं अल्टरनेट डे को देंगे। ये बोलना किसी काम को टालना होता है। कई लोग होते हैं ना, आप कोई काम कहो है ना कि साहब ये करना है, बोले या तब कर देंगे ऐसे, मतलब वो दे डोंट वांट, वो नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का कह रहे हैं, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको वो जवाब चूज भी नहीं करने हैं जो इस तरीके से काम को टाल रहे हैं। आपको सटीक बात करनी है, सही बात करनी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जिंदगी भर के लिए फिक्स बात करनी है। सच्चा बनना, अच्छा बनना लाइफ में जैसे अच्छा होता है, वैसे क्वेश्चन का आंसर भी सच्चा और अच्छा सही आंसर होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मरीज के पेरेंट्स को ये एक्सप्लेन करें कि जिंदगी भर खिलानी है दवाई, इस जिंदगी पूरी जिंदगी देनी है, जब तक बच्चा जिंदा है तब तक दवाई चलेगी। तो एक भी दिन इसको छोड़ना नहीं है, कोई संडे मंडे नहीं मनाना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, समझ पा रहे हो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, एक क्लाइंट है डायबिटीज मेलाइटस का, और उसको प्रिस्क्राइब किया दवाई ग्लिपिजाइड। ये ग्लिपिजाइड दवाई जो है उस मरीज को दी है। द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टेक द मेडिकेशन, कब लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, ग्लिपिजाइड दवाई वहां पे आपने लिख दी। अब सवाल यह है कि ये जो ग्लिपिजाइड दवाई है इसको कब देना होता है, बेड टाइम, विद ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, आफ्टर डिनर। फटाफट से जवाब लिखिएगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है ग्लिपिजाइड, फटाफट से जवाब लिखिएगा, कब देनी होती है ग्लिपिजाइड। देखो ये वो दवाई है जिससे ज्यादा संभावना रहती है, वैसे तो सबसे होती है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना ग्लिपिजाइड से बहुत ज्यादा रहती है। तो टाइम सेटिंग इस तरीके से करो कि हाइपोग्लाइसीमिया की संभावना मिनिमाइज हो। ज्यादातर हमारा जो खाना होता है पूरे दिन का, उसमें सबसे बड़ा खाना हमेशा, और डायबिटिक पेशेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट रूल है कि उसका नाश्ता सबसे बड़ा होना चाहिए। तो नाश्ता जब बड़ा होएगा तो उसके साथ में दवाई दोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है। तो मेडिकेशन जो है वो कब देनी होती है आपको, विद ब्रेकफास्ट। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रेकफास्ट के साथ में इस दवाई को देना हम प्रीफर करते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ में दवाई देने के बाद में उसको बेड टाइम, बिफोर लंच या आफ्टर डिनर नहीं देना होता है, क्योंकि ये तीनों टाइम में मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। वी डोंट वांट हाइपोग्लाइसीमिया इन दैट पर्टिकुलर काइंड। तो हम उसको ब्रेकफास्ट के साथ में देना प्रीफर करेंगे। अब आपने उस मेडिकेशन को ब्रेकफास्ट के साथ में दिया तो मरीज को क्या नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा तो मरीज के लिए सही रहेगा, है कि नहीं है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is caring for a client admitted with suspected myasthenia gravis, MG। myasthenia gravis बीमारी है मरीज को, मरीज एडमिट हो गया है, सस्पेक्ट कर रहे हो myasthenia gravis बीमारी को। क्या डायग्नोसिस हमेशा myasthenia gravis के साथ में एसोसिएटेड रहता है। सवाल पूछ रहा है myasthenia gravis के साथ में क्या डायग्नोसिस एसोसिएट रहेगा। पहला है विजुअल डिस्टर्बेंस होगा इंक्लूडिंग डिप्लोपिया। सेकंड है असेंडिंग पैरालिसिस होएगा, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन। थर्ड है कोगविल रिजिडिटी होएगी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और लास्ट है प्रोग्रेसिव वीकनेस होएगी जो कि वर्स कर देगी एट द डे एंड। विच इज द करेक्ट वन, माइस्थेनिया ग्रेविस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन का जो है हम कह सकते हैं कि उसकी माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन, डीमाइलिनेशन, माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाता है। सेंसरी और मोटर दोनों प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम है कि इसका सबसे इनिशियल और सबसे फर्स्ट साइन टॉसिस होता है, और मरीज जो होता है उसमें वीकनेस जो होती है वो प्रोग्रेसिव होती है। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप लोग इसको पकड़ पाए या नहीं पाए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव वीकनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इस बीमारी के लिए, और वो वर्ष खराब होती जाती है एट द डेज एंड। मतलब सुबह सुबह मरीज थोड़ा एनर्जेटिक रहता है, और जैसे जैसे शाम होती है मरीज के मूवमेंट की भी शाम होने लग जाती है, वो भी मुड़ जाने लग जाता है, उसके मूवमेंट भी स्लो हो जाते हैं, उसकी वीकनेस आ जाती है धीरे धीरे। तो वीकनेस जो है वो प्रोग्रेसिव होती है, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे वीकनेस भी उसकी बढ़ती जाती है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी आंसर। विजुअल डिस्टर्बेंस इंक्लूडिंग डिप्लोपिया जो ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है,
इसका संबंध माइस्थेनिया ग्रेविस से नहीं है, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन है। डिप्लोपिया जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का साइन है, तो ये आंसर यहाँ पे खोटा हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है। असेंडिंग पैरालिसिस एंड लॉट ऑफ मोटर फंक्शन जो है वो गुलन-बेरी सिंड्रोम, जीबीएस जो है उससे संबंधित है, तो ये भी गलत जवाब है, बी आंसर जीबीएस से संबंधित है। और सी है कोगविल रिजिडिटी जो है वो पार्किंसोनिज्म डिजीज है ना, पार्किंसोनिज्म, तो इसका संबंध भी इस बीमारी से नहीं है। तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ही माइस्थेनिया ग्रेविस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलन-बेरी सिंड्रोम और पार्किंसंस से संबंधित है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सीधा माइस्थेनिया ग्रेविस से संबंधित है, जिसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस हो रही है और उसके साथ में मरीज को क्या हो रहा है कि वो जो है वहां पे दिन के समाप्ति की तरफ जब मरीज बढ़ता है तो उसके अंदर वीकनेस वर्स्ट होती जाती है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट विद ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा, ये है बीमारी, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बीमारी है। द नर्स शुड टेल द पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स को बताएंगे आप एज ए नर्स, आप टीचिंग दे रहे हैं पेरेंट्स को इन्फेंट के बारे में और ऑस्टियोजेनिक परफेक्टा के बारे में बता रहे हैं, तो क्या आप इंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या चीज बताएंगे? दैट द इन्फेंट विल नीड डेली कैल्शियम सप्लीमेंट, टू लिफ्ट द इन्फेंट बाय द बटक्स व्हेन डाइपरिंग, that the condition is a temporary one and that only the bones are affected by the disease, which is the correct one? ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या होता है? अगर आपको पता हो तो इसका जवाब आप आराम से दे पाएंगे, फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा जो ए ऑप्शन लिखा हुआ है कि इन्फेंट को डेली कैल्शियम सप्लीमेंट देना, तो ये खोटा जवाब है, क्योंकि ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा बीमारी में कैल्शियम की कमी होती नहीं है, नहीं, कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं होती है, तो ए यहाँ पे खोटा जवाब है, क्योंकि इस मरीज में कैल्शियम जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है, फॉस्फोरस जो होता है वो भी सफिशिएंट अमाउंट में होता है। आंसर सी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट द कंडीशन इज ए टेम्परेरी वन, ये खोटा जवाब है, ये कंडीशन टेम्परेरी नहीं होती है, परमानेंट बीमारी है। और लास्ट है ओनली द बोन्स आर अफेक्टेड इन द डिजीज, ये भी गलत जवाब है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर टीथ एंड स्क्लेरा भी अफेक्ट होते हैं, है ना, इस बीमारी के अंदर बोन के अलावा टीथ एंड स्क्लेरा ये भी अफेक्ट होते हैं, तो ये भी खोटा जवाब है। तो ए खोटा हो गया, सी खोटा हो गया और डी खोटा हो गया, तो पीछे क्या बचा? बी, लिफ्ट द इन्फेंट बाय द बटक्स व्हेन डाइपरिंग, जब आप डाइपरिंग करें तो इन्फेंट को लिफ्ट करें बटक से, इससे क्या होगा? फ्रैक्चर प्रिवेंट होगा, है ना, इससे क्या होगा? फ्रैक्चर प्रिवेंट होगा। तो कभी भी बच्चे को एंकल से जो है लिफ्ट ना करें, उसको बटक से लिफ्ट करें, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। नॉर्मली हम बच्चे को एंकल से लिफ्ट करके डायपर चेंज करा देते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चे को, जब बच्चा लेटा रहता है तो उसका जो फुट एंड है, जो पांव है, छोटे वाले पांव, उनको पकड़ के ऊपर करके नीचे डायपर डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं करके यहाँ पे बटक्स को आपको लिफ्ट करना है, ना कि एंकल एंड को। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए सी ओ डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Physicians order for a client with acute pancreatitis including the following, acute pancreatitis मरीज को हो गया है और उसको कुछ चीजें फिजिशियन ने ऑर्डर की है, जिसमें स्ट्रिक्ट एनपीओ है, एनजी ट्यूब विद लो इंटरमीडिएट सक्शन है, तो द नर्स रिकॉग्नाइज दैट दीज इंटरवेंशन विल बी, ये इंटरवेंशन जो है वो कैसे काम में लेंगे, क्या रहेंगे? स्ट्रिक्ट एनपीओ, एनजी ट्यूब विद लो इंटरमीडिएट सक्शन, ये दो ऑर्डर वहां पे फिजिशियन ने किया है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस मरीज को हो गया है, तो आप एज ए नर्स वहां पे क्या करेंगे? फर्स्ट है रिड्यूस द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इन इंटरवेंशन से क्या चीज होगी? पहला ये कि सिक्रेशन कम हो जाएंगे, दूसरा है डिक्रीज द क्लाइंट्स नीड फॉर इंसुलिन की नीड कम हो जाएगी, तीसरा है प्रिवेंट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को प्रिवेंट कर देंगे, और लास्ट है एलिमिनेट द नीड फॉर एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया की नीड कम हो जाएगी। स्ट्रिक्ट एनपीओ, एनजी ट्यूब विद लो इंटरमीडिएट सक्शन, क्या इससे वहां पे निकल के सामने आएगा, क्या फायदा होएगा? प्लेस द क्लाइंट स्ट्रिक्ट एनपीओ स्टेटस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्ट्रिक्ट एनपीओ हम मरीज को जब रखते हैं और एनजी ट्यूब लो सक्शन पे रखते हैं, तो किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन पेनक्रियाज तक नहीं जाता है, मतलब जो अपने गैस्ट्रिक एसिड बन रहे हैं वो भी पेनक्रियाज तक नहीं जाएंगे। अब वो पेनक्रियाज तक नहीं जाएंगे तो पेनक्रियाज जो है उसमें हलचल नहीं होगी, और पेनक्रियाज में हलचल नहीं होगी तो पेन नहीं होगा। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में मरीज को सीवियर पेन होता है, तो पेन जो है वो लेस हो जाएगा मरीज को,
तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या है एनपीओ रखने का और एनजी ट्यूब सक्शनिंग का, कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशंस। अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन नहीं होंगे तो आगे मरीज को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को कम करना हमारा पहला पर्पज है, ताकि जो है ड्यूडेनम के सिक्रीशन वहां पे ना निकले। बी इनकरेक्ट है क्योंकि क्लाइंट जो है उसको एक्सोजीनस इंसुलिन की रिक्वायरमेंट वहां पे रहती है। सी इनकरेक्ट है क्योंकि ये कभी भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को प्रिवेंट नहीं करता है। हाँ, उन सिक्रीशन को आगे नहीं जाने देता है, सक्शन कर लेता है, लेकिन प्रिवेंट नहीं करता, रोकता नहीं है, इसलिए खोटा जवाब है। और डी इनकरेक्ट है क्योंकि एलिमिनेशन जो है ये मतलब तरीका जो है वो एनाल्जेसिया की नीड को एलिमिनेट नहीं कर सकता। मतलब जो दर्द की दवाई की जरूरत है वो तो अपनी जगह पे, ये तो सिर्फ पैनक्रियाज की हलचल को मिनिमाइज करता है, उससे दर्द कम हो सकता है, पर दर्द की दवाई का काम ये नहीं करेगा कि उसकी नीड ही नहीं रहेगी, नीड को एलिमिनेट कर देगा पूरा, ऐसा कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो डी खोटा जवाब है। बी सी और डी जब तीनों खोटे हो गए तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ए, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with diverticulitis is admitted with nausea, vomiting and dehydration. Which findings suggest a complication of diverticulitis? अरे देखिएगा, अगर आपको ये सब कंटेंट समझ में आ रहा है तो शेयर करें, लाइक करें। देखो बहुत कम लोग जो है लाइक बटन को प्रेस नहीं कर रहे हैं, है ना। और मैंने एक बात कहना, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं है। लाइक बटन प्रेस जरूर करें। जितने भी लोग अटैच है, जितने भी लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, लाइव बटन प्रेस करना ना भूलें। हाँ, हो सकता है आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आया तो एक और बटन है उसके पास में डिसलाइक वाला, वो भी दबा सकते हैं, कई लोग वो भी प्रेस करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पर कुछ तो करिए, है ना। कुछ काम करिए, कुछ काम करिए, जग में रहकर कुछ नाम करिए। जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो ना इसको जिसमें ये व्यर्थ ना हो। तो अपने जन्म को व्यर्थ ना करिए, अच्छा करिए, बुरा करिए, कुछ करिए, लेकिन करते रहिए, क्योंकि करने से ही कुछ मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन मिलता जरूर है। और करिए, शेयर करिए, लोगों की मदद करिए। और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर एमडी राजपुरोहित के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ताकि आप एक बेहतरीन स्टडी का फायदा उठा सके। एक ऐसी स्टडी जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी, तहे दिल से मदद करेगी। उस तरह की स्टडी कंटेंट को पढ़ने के लिए फटाफट से अपने आप को रजिस्ट्रेशन कंफर्म करिए और अपने आप को जोड़ दीजिए एक नोवल इंस्टीट्यूट से। वो इंस्टीट्यूट जो आपको एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट प्रोवाइड करने वाला है, ऐसा गिफ्ट जो आपको लाइफ के अंदर एक ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। तो ये नोवल काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस के लिए मरीज एडमिट हुआ है, नोजिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन लेके आया है। कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट करती है कि उसके डाइवर्टिकुलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो गया है? फर्स्ट है पेन इन द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, सेकंड है बोर्ड लाइक एब्डोमन, थर्ड है लो ग्रेड फीवर, फोर्थ है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन, बोर्ड लाइक एब्डोमन, लो ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, चार ऑप्शन लिखे हुए। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन। डाइवर्टिकुलाइटिस के साथ में एडमिट हुआ है, नोजिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन है। कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट करती है डाइवर्टिकुलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बिल्कुल। रिजिड और बोर्ड लाइक एब्डोमन सजेस्ट करता हमेशा पेरिटोनाइटिस का, और डाइवर्टिकुलाइटिस का एकमात्र कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस का एकमात्र कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस, अगर डाइवर्टिकुलाइटिस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो मरीज को पेरिटोनाइटिस होगा, और मरीज को पेरिटोनाइटिस हुआ तो उसका बोर्ड लाइक एब्डोमन हो जाएगा, रिजिड एब्डोमन वहां पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि डाइवर्टिकुलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। ए, सी और डी ये कॉमन फाइंडिंग है डाइवर्टिकुलाइटिस के साथ में। मतलब लोअर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन, लो ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये कॉमन फाइंडिंग है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो कॉम्प्लिकेशन जो इंडिकेट करने वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, दैट इज बोर्ड लाइक रिजिड एब्डोमन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ कंसेप्चुअल, कुछ ट्रिकी एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखाइए सारथीपन और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप एक सही जगह पे हैं, और अगर अच्छा आप सीख रहे हैं तो दूसरों तक ये अच्छा कंटेंट पहुंचाने में हेल्पिंग हैंड का काम करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए एमसीक्यू के साथ में, एक नोवल फ्रेमवर्क के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।